ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। एक योगी की आत्मकथा। परमहंस योगानंद। हिंदी ट्रांसलेशन। अध्याय 1। मेरे माता पिता एवं मेरा प्रारंभिक जीवन। मेरे पिता की आदत थी किसी भी नए प्रस्ताव पर ना बोलने की। उस अपरिचित स्त्री के प्रति उनका व्यवहार उनका स्वभावतः सतर्क होना था, जबकि उस स्त्री ने माँ की सहानुभूति तुरंत हासिल कर ली थी। पश्चिम में फ्रांसीसी दिमाग तुरंत स्वीकार करने से कतराता है। वे केवल सोच विचार करने की प्रवृत्ति का पालन करता है। मैंने हमेशा अपने पिता को उचित और संतुलित निर्णय लेते देखा है। यदि मैं कई अनुरोधों के पक्ष में एक दो अच्छे तर्क पिताजी के सामने प्रस्तुत करता तो वो मेरे अनुरोध को मान लेते थे, चाहे बात अवकाश में कहीं जाने की हो या मोटरसाइकिल खरीदने की ही हो। अपने बच्चों के शुरुआती वर्षों में पिताजी एक सख्त अनुशासक थे, लेकिन उनका अपने प्रति रवैया एक वैरागी की तरह सरल होता था। वे कभी थिएटर नहीं गए। उदाहरण के तौर पर वे अपना मनोरंजन विभिन्न आध्यात्मिक साधनाओं और भगवत गीता को पढ़ने में ढूंढते। सभी सुख सुविधाओं से दूर वे एक जोड़ी जूतों से तब तक काम चलाते जब तक वे बेकार और पहनने योग्य न रह जाएं। गाड़ी के चलन में आने पर उनके बेटों ने गाड़ियां खरीदी, परंतु पिताजी रोज अपने ऑफिस जाने के लिए ट्रॉली गाड़ी के इस्तेमाल में संतुष्ट थे। पिताजी की रुचि सत्ता के लिए धन संचय करने में नहीं थी। यह उनके स्वभाव के विपरीत था। एक बार कलकत्ता अर्बन बैंक के गठन के बाद स्वयं को फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने शेयरों को लेने से इनकार कर दिया। वे खाली समय में अपने नागरिक कर्तव्यों को पूरा करने की इच्छा रखते थे। रिटायर होने के बाद उन्हें पेंशन मिलती थी। काफी सालों बाद एक अंग्रेज अकाउंटेंट नागपुर रेलवे के बही खातों की जांच करने के लिए आए। वह ये देखकर अचंभित था कि उचित समय पर अदा ना किए गए बोनस की प्राप्ति के लिए उन्होंने कभी आवेदन नहीं किया था। उन्होंने 3 व्यक्तियों का काम किया था। अकाउंटेंट ने कंपनी को बताया। पिछली क्षतिपूर्ति के लिए कंपनी पर उनका 1,25,000 रुपये का बकाया बनता था। अफसर ने पिताजी को उस राशि का चेक दिया, पर इस घटना पर पिताजी ने कोई तवज्जो नहीं दिखाई। मेरे छोटे भाई ने जब उनके बैंक विवरण में इतनी बड़ी राशि देखी, तब उसने मेरे पिताजी से इसके बारे में पूछा। भौतिक लाभ से इतना प्रसन्न क्यों हो? पिताजी ने जवाब दिया, जिस व्यक्ति ने संभाव बना लिया हो वह ना तो किसी लाभ से प्रसन्न होता है और ना ही किसी हानि से दुखी। ये वह जानता है कि मनुष्य इस संसार में खाली हाथ ही आता है और बिना किसी रुपए को लिए हुए ही इस संसार से विदा होता है। अपनी शादी के शुरुआती वर्षों में ही मेरे माता पिता बनारस के महान गुरु लहड़ी महाशय के अनुयायी बन गए थे। इस संपर्क ने पिताजी की स्वाभाविक सात्विक प्रवृत्ति को मजबूती दी। माँ ने मेरी सबसे बड़ी बहन रोमा को एक अद्भुत स्वीकारोक्ति बताई। तुम्हारे पिताजी और मैं एक पति पत्नी की तरह साल में केवल एक बार साथ रहते हैं, वह भी बच्चों को पैदा करने के उद्देश्य से। मेरे पिता सबसे पहले लहड़ी महाशय से अविनाश बाबू द्वारा मिले थे, जो कि बंगाल नागपुर रेलवे के गोरखपुर में तैनात एक कर्मचारी थे। बचपन में अविनाश मुझे भारतीय संतों की मनमोहक कहानियां सुनाए करते थे। वे सदा अपने गुरु की श्रेष्ठता और महिमा का गुणगान करते थे और उनके बारे में कुछ न कुछ कहकर उन्हें प्रणाम करते हुए समाप्त करते थे। क्या तुमने कभी सुना है कि किन असाधारण परिस्थितियों में तुम्हारे पिताजी लहड़ी महाशय के अनुयायी बने थे? गर्मियों की अलसाई दोपहरी थी। मैं और अविनाश जब मेरे घर के ahate में बैठे हुए थे, तब उन्होंने मेरी उत्सुकता जागृत करने के लिए मुझसे ऐसा प्रश्न किया। मैंने उम्मीद भरी मुस्कुराहट के साथ नकारात्मक जवाब दिया।
तुम्हारे जन्म से कई वर्ष पहले अपने वरिष्ठ अफसर यानी तुम्हारे पिताजी से अपनी गोरखपुर ड्यूटी से एक हफ्ते का अवकाश बनारस में स्थित अपने गुरु से मिलने के लिए मांगा। तुम्हारे पिताजी ने मेरे प्लान का मजाक उड़ाया। क्या तुम कट्टर धार्मिक बनते जा रहे हो? उन्होंने पूछा। यदि तुम आगे उन्नति करना चाहते हो तो अपने ऑफिस के कार्य पर ध्यान दो। झाड़ियों से घिरे फुटपाथ पर दुखी होकर चलते हुए मैं पालकी में सवार तुम्हारे पिताजी से मिला। उन्होंने पालकी और अपने नौकरों को विदा कर दिया और मेरे कदमों से कदम मिलाकर चलने लगे। मुझे सांत्वना देते हुए वे एक सांसारिक सफलता के फायदे बताने लगे थे। मैं उनकी बातें बेमन से सुन रहा था। मेरा मन अंदर ही अंदर दोहरा रहा था, लहड़ी महाशय, मैं आपको देखे बिना नहीं रह सकता। हमारा रास्ता हमें एक शांत और एकांत खेत के किनारे ले गया, जहाँ देर दोपहर सूरज की किरणें अभी तक झूमती जंगली घास पर चमक रही थी। हम उस मनोरम दृश्य को देखने के लिए रुक गए। खेत, जो कि हमसे केवल कुछ गज की दूरी पे था, अचानक वहाँ मेरे महान गुरु प्रकट हो गए। भगवती, आप अपने कर्मचारी के प्रति अत्यंत कठोर हो। उनकी आवाज़ हमारे चकित कानों में गूंज रही थी। इसके साथ ही जिस रहस्यमय ढंग से वह अवतरित हुए थे, उसी तरह वह अंतर्ध्यान हो गए। मैं घुटनों के बल बैठकर चिल्ला रहा था, लहड़ी महाशय, लहड़ी महाशय। तुम्हारे पिताजी अचंभित थे और कुछ क्षणों के लिए जड़वत हो गए थे। अविनाश, मैं न केवल तुम्हें बनारस जाने के लिए अवकाश देता हूँ, लेकिन मैं भी स्वयं अवकाश लेकर कल बनारस के लिए निकलूँगा। मुझे ऐसे महान लहड़ी महाशय को समझना है जो अपनी इच्छा शक्ति से तुम्हारी रक्षा के लिए अपने को कभी भी साकार रूप दे सकते हैं। मैं अपनी पत्नी को भी ले जाऊंगा और इस योगी से उनको आध्यात्मिक पथ में दीक्षा देने के लिए कहूँगा। क्या तुम उन तक जाने के लिए हमारा मार्गदर्शन करोगे? निश्चित ही। इतनी जल्दी घटनाओं को अपने पक्ष में होता देख और अपनी प्रार्थना को ऐसा चमत्कारिक जवाब देखकर मेरा मन आनंदित हो उठा। अगले दिन संध्या में तुम्हारे माता पिता और मैं रेलगाड़ी से बनारस के लिए निकल पड़े। अगले दिन हमने घोड़ा गाड़ी ली, फिर संकरी गलियों में चलते हुए अपने गुरु के एकांत स्थल पर स्थित उनके घर पहुँचे। उनकी छोटी सी बैठक में प्रवेश किया, जहाँ वे चिर परिचित पद्मासन की मुद्रा में बैठे हुए थे। हमने उन्हें प्रणाम किया। अपनी तीखी पलकें झपकाते हुए वे तुम्हारे पिताजी को एकटक घूरते हुए बोले, भगवती, तुम अपने कर्मचारियों के लिए बहुत सख्त हो। उनके शब्द हूबहू वही थे जिन्हें उन्होंने गोरखपुर के खेतों में कहा था। फिर उन्होंने कहना जारी रखा, मुझे खुशी है कि तुमने अविनाश को मेरे पास आने की आज्ञा दी और तुम अपनी पत्नी को भी साथ लाए हो।